हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे इस मॉस के लेक्चर के फर्स्ट मॉड्यूल से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा 403.1 जिसमें हम सेशन आउटकम लेंगे 1 से लगा के 3 तक। ठीक है, इन सभी का मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे दूंगा तो आपको उसको सारा का सारा एक कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो फर्स्ट हमारा जो सेशन आउटकम है एक कोर्स ओवरव्यू है और एक प्रीमाइस है। प्रीमाइस यानी कि हम एक बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे क्या होगा कि जब आप हमारे मॉस के लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक, ये लेक्चर प्रेजेंट किया है मैंने, कमलेश गुप्ता, आई एम अ लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंधवा। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ अवर कोर्स आउटकम नंबर 1। हमारा ये क्या है, मॉड्यूल नंबर 1। कितने मॉड्यूल हैं टोटल, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करो इस वीडियो के नीचे कितने टोटल मॉड्यूल हैं। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग इस वीडियो को ठीक से देख रहे हो। ठीक है, मैं बीच बीच में ऐसा कुछ बोलते रहूँगा तो ध्यान से सुनते रहिए वीडियो। तो हमारा कोर्स आउटकम है 403.1 जिसको बोला गया है कैलकुलेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक मॉड्यूलाई, स्ट्रेन एनर्जी, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन मेंबर्स। ठीक है, अब ये सब चीज़ें क्या है यही हमको सीखना है। चलिए, तो अब हमने क्या करा है, इसको हमने तोड़ दिया है। इस पूरा जो एक स्टेटमेंट है अब हम क्या करेंगे, अब इसको 1 बाय 1 चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहली स्टेप में हमने 3 सेशन आउटकम लिए हैं। देखिए 403.1 का पहला हिस्सा, सबसे पहले तो हम कोर्स कंटेंट देखेंगे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का, आरजीपीवी भोपाल की स्कीम और सिलेबस के तहत। ठीक है, दूसरा हम क्या देखेंगे, रिजिड बॉडी और प्लास्टिक बॉडी को डिफाइन करेंगे। तीसरा हम लोग क्या करेंगे, जो मेटल होता है ना, मेटल या मटेरियल होता है, उस मटेरियल की हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। जैसे इलास्टिसिटी क्या होती है, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। देखो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको लेना ज़रूरी है क्योंकि हिंदी आपको ज़्यादा लंबे समय तक इंजीनियरिंग में साथ देना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी को हिंदी में प्लास्टिसिटी ही कहते हैं। डक्टिलिटी है ना, ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस और स्ट्रेंथ। तो ये सब क्या होते हैं, हम इस वीडियो लेक्चर में इन सब के बारे में पढ़ाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं स्कीम। आरजीपीवी भोपाल की जो स्कीम है, ये जुलाई 2012 की स्कीम, अब जो अभी ये लास्ट बैच है। ठीक है, इसके बाद में अब अगले साल से 2020 की नई स्कीम आ जाएगी बच्चों के लिए, जो ओसीबीसी के तहत रहेगी। ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे पर अल्टीमेटली जो मेन आपका सिलेबस है वो वही रहेगा। तो दिस इज़ हमारा मॉस मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, पेपर कोड है इसका 6178। इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, आप लोग अपने मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड करके ये सब देख सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आर 150। नेक्स्ट सिलेबस, सिलेबस में आप देखेंगे तो कुल 7 चैप्टर है, 1 और सॉरी देखो इसमें है 1 और 2। ठीक है, ये 2 मिला के हमारा पहला मॉड्यूल है। सेकंड जो है ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। और ये जो स्ट्रेसेस इन बी में ये भी इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे कितने मॉड्यूल हैं, 5 है। तो हमने इस सिलेबस को हमारे अनुसार बांट लिया है। करेक्ट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजिड बॉडी वर्सेस प्लास्टिक बॉडी की। रिजिड बॉडी और प्लास्टिक बॉडी में क्या अंतर है, देखिए रिजिड बॉडी जो होती है तो जब उसके ऊपर हम बाहरी बल लगाते हैं, ठीक है, जैसे ये बॉडी है, अब इसके ऊपर हमने क्या लगाया, बल लगाया। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मैं अगला वाला पन्ना लेता हूँ, जैसे ये है, तो ये एक बॉडी है। ये रिजिड बॉडी कब कहेंगे इसे, कि जब हम इसके ऊपर एक बल लगाएंगे। ठीक है, ये बल कैसा है कि ये वस्तु कहीं नहीं जा रही है, ये वस्तु तो यहीं पे स्थिर है।
ये वस्तु कैसी है, स्थिर है। पर जो बल लग रहा है उस बल के कारण इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिबल। ठीक है, क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिबल। तो ये जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है इसके कारण से इस वस्तु के आकार में जो है परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन नहीं आ रहा है। स्थायी परिवर्तन कैसा, अगर आपको इसको समझना पड़े हुए तो आप ऐसा समझिए कि जब अपन गणेश जी में मिट्टी के गणेश जी बनाते हैं, ठीक है, तो मिट्टी के गणेश जी का क्या होता है कि उसको मिट्टी से बनाते हैं। तो मिट्टी से बनाने के कारण क्या होता है, वो जिस आकार में हम ढालते हैं उस आकार में ढल जाते हैं। जैसे बच्चों को क्या बोला जाता है कि बच्चे जो हैं, छात्र जीवन जो है वो कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है, जिसको जिस आकार में डालें वो उस आकार में परिवर्तित हो जाता है ना। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है रिजिड। ठीक है, अब उसको आप कुछ भी कह लो, उसके आकार में परिवर्तन नहीं होने वाला। पर जो छात्र जीवन होता है, छात्र जीवन मिट्टी के घड़े के समान होता है, कच्ची मिट्टी के घड़े के समान। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसलिए जो छात्र होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक। ठीक है, उसको हम जिस आकार में ढालेंगे वो उस आकार में ढल जाएगा। पर जो बड़ा हो जाता है बच्चा तो वो क्या हो जाता है, रिजिड। अब उसके आकार में परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें हम दो चार चीज़ें और बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, एक मिनट, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है यूनिट्स के बारे में। तो हम लोग यूनिट्स की बातें करते हैं। यूनिट्स हम क्या क्या यूज़ करेंगे, तो यूनिट्स हम यूज़ करेंगे SI। ठीक है, SI यूनिट में क्या होता है, लेंथ को काय में नापते हैं, मीटर में, है ना। टाइम को काय में नापते हैं, सेकंड में। ठीक, और मास को काय में नापते हैं, केजी में। ठीक है, ये आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, तो अभी हमने रिजिड बॉडी देख ली है, हमने कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे वो देख लिया है। अब हम लोग एक फोर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फोर्स क्या होता है, देखिए सबसे पहले फोर्स बात करने के लिए, फोर्स के लिए बात करनी, ये सब पुरानी चीज़ें हैं पर आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, जिससे कि आप लोग आगे के सब्जेक्ट को समझने में थोड़ा सा जल्दी समझ जाएं। फोर्स जो होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं बल। ठीक है, या लोड। ये तीनों क्या है, एक जैसी चीज़ें हैं। फोर्स, बल या लोड, इसकी जो कुछ खासियत है, इसके अंदर होता है मैग्नीट्यूड, यानी इसका कुछ मान होता है। इसकी होती है डायरेक्शन, यानी इसकी कुछ दिशा होती है। ठीक है, ये दो चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पुरानी चीज़ें आपको याद दिला रहा हूँ मैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो कि फोर्स जो होता है, अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है तो उस वस्तु का और उस बल का चिपका होना बहुत ज़रूरी है। दूर से फोर्स नहीं लगेगा, है ना। जैसे ये मान लो, एक वस्तु बनाई मैंने, ये वस्तु पे अगर मैं बल लगा रहा हूँ तो बल कभी भी दूर से नहीं लगेगा। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप नहीं होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाद में फिर प्रॉब्लम करती हैं। ठीक, तीसरी चीज़, फोर्स के बारे में भी बात कर ली। ठीक है, फोर्स के बारे में बात करने के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्थायी, स्थिर, स्थिर बॉडी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी हम इस MOS में जितनी भी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे वो सब बॉडी अपनी जगह से कहीं नहीं हिल रही है, गति में नहीं है, वो क्या है, स्थिर है। सारी वस्तुएं कैसी हैं, स्थिर। जैसे बिल्डिंग स्थिर होती है, कहीं जाती है क्या, नहीं जाती है। जैसे ब्रिज स्थिर होता है ना, आदि। तो ये हम इन वस्तुओं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो और बताता हूँ मैं तुमको, थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ, जिससे तुमको एक बताता हूँ मैं आपको कि अवयव किसको कहते हैं, मेंबर किसको कहते हैं। जैसे ये मान लो कि एक मकान है, ठीक है, ये देख लो आप। तो मकान में
अगर आप ध्यान दें तो मोटे मोटे तौर पे क्या होता है, 3-4 चीज़ें होती हैं। जो नीचे बनी है उसको क्या बोलेंगे आप, ये क्या है, ये है इसकी नींव या फाउंडेशन। ठीक, ये क्या है, इसका फाउंडेशन। ये क्या है, ये कौन सा लेवल है, इस लेवल को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये हो गया प्लिंथ लेवल। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। ठीक, और ये जो हिस्सा है, ये जो ऐसा लेटा हुआ है, इसे क्या कहेंगे, बीम, है ना। और ये जो चपटा है ये, इसको क्या कहेंगे, स्लैब। तो ये जो सभी लोग हैं, ये इन सभी लोगों को क्या कहेंगे आप, इनको कहेंगे आप मेंबर। मेंबर यानी कि अवयव। तो हम लोग कर क्या रहे हैं मॉस के अंदर, हम लोग मॉस में कुछ नहीं कर रहे हैं कि जितने भी मेंबर हैं, इन मेंबर के ऊपर जब बल आ रहा है तो उस बल के कारण इन मेंबर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है, वो हमको पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन स्पॉट। देखिए रिफ्लेक्शन स्पॉट के बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये बीच बीच में मैं देता रहूँगा। तो रिफ्लेक्शन स्पॉट यानी कि क्या है, यहाँ पे आपको अपने अंदर में फिर से झांकना है कि हम लोग इतनी देर से ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब इस वीडियो को आप अभी तुरंत पॉज करें, और पॉज करने के बाद में ये जो नीचे दिया गया क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है तत्काल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इस वीडियो की पहली स्लाइड में कौन सा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसकी लोकेशन तथा इम्पोर्टेंस बताएं। इस वीडियो की पहली स्लाइड में देखो, आप लोग इस वीडियो को अगर ठीक से देख नहीं रहे हो तो वो आप नहीं बता पाओगे। तो अभी आप क्या करो, इस वीडियो को फिर से देखो। उसकी पहली स्लाइड में एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ढूंढो, वो स्ट्रक्चर कौन सा है, उसकी लोकेशन बताओ और उसका महत्व बताओ, अधिकतम 30 शब्द। और ध्यान दो, मैं आपको गूगल क्लासरूम में बता चुका हूँ कि ये जो है ये असाइनमेंट आपका ग्रेडेड है। ग्रेडेड यानी कि इसके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, इसके मार्क्स मिलेंगे। तो अभी आपको केवल इतना करना है कि उस स्ट्रक्चर को देखो और उसकी लोकेशन बताओ, उसका महत्व बताओ। 30 शब्द, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम लिखा है, आप 1-2 शब्दों में भी आंसर दे सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की बात करते हैं, मटेरियल की बात करते हैं। सबसे पहला मटेरियल जो है उसकी बात करते हैं इलास्टिसिटी। इसको हिंदी में कहेंगे प्रत्यास्थता। एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में पढ़ देता हूँ। इलास्टिसिटी मतलब इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल डिफॉर्म्ड अंडर द लोड इज एनेबल्ड टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन लोड इज रिमूव्ड। हिंदी में क्या कहेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी बाहरी बल के लगने से पदार्थ के आकार में हुए परिवर्तन के बाद उस बल के हटाते ही वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, उसे प्रत्यास्थता कहा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये मान लो एक वस्तु है, इसके ऊपर हमने बल लगाया, इस बल के कारण क्या हुआ, इस वस्तु के आकार में परिवर्तन हुआ और ये छोटी हो गई, इस प्रकार से छोटी हो गई, है ना। अब क्या हुआ, अब आपने क्या करा, नेक्स्ट आपने क्या करा, आपने ये करा कि अब इस बल को हटा दिया। जैसे ही इस बल को हटाया तो वस्तु अपनी पुनः पूर्व स्थिति में आ गया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे डेल्टा एल था, ठीक है, तो वो डेल्टा एल यहाँ पे कितना हो गया है, 0। क्लियर। तो ये हो गई हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पहली। इसको कहेंगे हम प्रत्यास्थता। जब किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी बाहरी बल के लगाने से पदार्थ के आकार में परिवर्तन के बाद उस बल के हटाते ही वह पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थता कहा जाता है। अगला है हमारे प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या है, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं, एक बार इंग्लिश में पढ़ देते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल बाय विच इट अंडरगोज इनइलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड दोज एट द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी। यानी कि आपने किसी वस्तु को ज़रूरत से ज़्यादा दबा दिया, किसी रिजिड बॉडी को, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हुआ।
उसके आकार में परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया आपका एक डेल्टा एल। फिर क्या करा, फिर आपने उस बल को हटा दिया। जब उस बल को हटाया तो ये उसकी एक्चुअल कंडीशन थी उस वस्तु की, है ना। लेकिन क्या हुआ कि अब उसमें एक स्ट्रेन रह जाएगी, स्ट्रेन की एक वैल्यू रह जाएगी, है ना, जो कि क्या रहेगी, डेल्टा एल डैश। और डेल्टा एल डैश किससे छोटी रहेगी, डेल्टा एल से। इस वस्तु को ये क्या हुआ हमारा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। वस्तु के आकार में क्या आ गया है, स्थायी परिवर्तन, स्थायी विकृति आ गई है उस वस्तु के अंदर, तो हमने उसे कह दिया प्लास्टिक। इसे बार बार रिवाइज करते रहना, एक बार में याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। हिंदी में कहेंगे उसे तन्यता। इसको इंग्लिश में पढ़ें, इट इज़ द प्रॉपर्टी विच परमिट्स अ मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडनली टू अ रिड्यूस्ड सेक्शन अंडर द एक्शन ऑफ टेंसाइल लोड। ठीक है, इट इज़ यूजफुल फॉर वायर ड्राइंग। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जब उस पर अक्षीय त्वरण बल लगाया जाता है तो उस बल के प्रभाव से वह उसी अक्ष पर वायर के तौर पर खींचा चला जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, मान लो ये एक बेलन आकार सिलेंडर, जिसको कहते हैं हिंदी में, पदार्थ है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या लगाया, इसके ऊपर हमने लगाया तनन बल। इसके ऊपर जब तनन बल लगाया तो तनन बल लगाने के कारण क्या हुआ, ये जो है ये एक वायर के तौर पर खींचा चला गया। तो इसे हमने क्या कह दिया, इसे हमने कह दिया डक्टाइल मटेरियल। इसे हमने कह दिया डक्टाइल मटेरियल। अगली प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस होती है, इट इज़ द लैक ऑफ डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस implies that it cannot be drawn out by tension to a smaller section। हिंदी में कहेंगे भंगुरता। तन्यता की गुण की कमी को भंगुरता कहा जाता है। अगर आपने किसी वस्तु को खींचा और उसका वायर बनने के बजाय क्या हुआ, वो फ्रैक्चर आ गया, उस वस्तु में फ्रैक्चर आ गया, वो वस्तु टूट गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये वस्तु कैसी है, भंगुर वस्तु है, ये डक्टाइल वस्तु नहीं है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ेंगे इसका अगला गुण, टफनेस। देखिए टफनेस क्या होती है, टफनेस को समझना बहुत ज़रूरी है। टफनेस होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। ध्यान दो कि टफनेस अलग चीज़ है, हार्डनेस अलग चीज़ है और स्ट्रेंथ अलग चीज़ है। तीनों के बारे में हम बात करेंगे। कठोरता कौन सा गुण है, कठोरता ऐसा गुण है कि जैसे मान लो कि आपने किसी वस्तु पे बल लगाया, तो बल लगाने के कारण क्या उसके अंदर आएगी, स्ट्रेन एनर्जी, उसको हम कहते हैं विकृति ऊर्जा। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, विकृति ऊर्जा। तो उस विकृति ऊर्जा को अगर वो अवशोषित कर लेता है बिना फ्रैक्चर किए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस वस्तु को कहेंगे हम कठोर, उस स्थिति तक कठोर कहेंगे। क्लियर। अगला है हार्डनेस। हार्डनेस किसे कहते हैं, हार्डनेस समझने के लिए आपको ये समझना होगा, जैसे कि हमने सुना होगा बचपन में कि दुनिया का सबसे हार्ड पदार्थ होता है हीरा, डायमंड। क्या आप लोगों ने सुना है, डायमंड जो होता है वो सबसे हार्ड पदार्थ होता है। जनरली जो हमारे कटर होता है ना, कोर कटर, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कंक्रीट की जो स्लैब होती है उसको काटने के काम आता है। बनी बनाई स्लैब है, पूरी स्ट्रांग हो चुकी है, और उसको अगर हमको काटना है ऐसे गोल आकार में पूरी स्लैब को सैंपल लेने के लिए, है ना, तो उसको हम यूज़ करते हैं डायमंड कटर। डायमंड कटर यूज़ करते हैं। डायमंड कटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि डायमंड सबसे हार्ड पदार्थ होता है। तो हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इंडेंटेशन और सरफेस एब्रेशन। हिंदी में कहेंगे सख्तता, है ना। तो कोई भी पदार्थ को सख्त कब कहेंगे, जब पदार्थ के ऊपर लगने वाले बल से पदार्थ की सतह उत्पन्न होने वाली खरोंचों या घर्षण से बचाव की क्षमता। घर्षण से बचाव की क्षमता, घर्षण कैसा घर्षण, जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कभी हम लोग किसी भी सरफेस पे नाखून
से कुरेदते हैं, ठीक है। तो जब नाखून से आप कुरेदते हैं तो अगर वो नाखून से कुरेदा जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु की हार्डनेस आपके नाखून से कम है। और अगर आपके नाखून छिल गए लेकिन वो वस्तु में कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब उस वस्तु की हार्डनेस ज़्यादा है। ध्यान दो, सामर्थ्य से लेना देना नहीं है, टफनेस से लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। इसमें है अगला स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, सामर्थ्य, जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चर अंडर लोड, ठीक है। आप किसी वस्तु को ऊपर लोड लगाया फिर से, तो वो जो वस्तु है फ्रैक्चर होने से कब तक बची रहेगी, वो उसका सामर्थ्य है ना। बाहरी बल के विरोध में पदार्थ में उत्पन्न वह अधिकतम प्रतिबल जिसके बाद पदार्थ में फ्रैक्चर आ जाता है। अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हिंदी में क्या होगा कि अगर हमने किसी वस्तु पे बल लगाया, मान लो ये इस पे मैंने टेंशन में लोड लगाया, तो मैंने बताया कि अगर वस्तु के ऊपर हमने बल लगाया है तो उसके अपोज में क्या उत्पन्न होगा, प्रतिबल, ठीक है। अब बल की वैल्यू आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओ तो प्रतिबल की वैल्यू भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि इतनी बढ़ जाएगी कि जो हमारी वस्तु है वो वस्तु क्या होगी, दो टुकड़ों में टूट जाएगी। और उस टूटने को हमने क्या कह दिया, फ्रैक्चर। जैसे ये देखो, ठीक, ये वस्तु टूट गई, ये देखो यहाँ से फ्रैक्चर आ गया, ये क्या आ गया, फ्रैक्चर। तो हमने इसे क्या कहा, इसे हमने ये कहा। तो अब धीरे धीरे देखो प्रतिबल जो है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। इसको अपोजिट करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट प्रतिबल जो आएगा उसकी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और उस मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या कह दिया, उस वस्तु का सामर्थ्य, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुल मिला के 7 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बीच में अंतर पता होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको मॉस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो इस वीडियो को बार बार आप समय समय पर देखते रहें और आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उसमें आपको इन सब की वैल्यूज़ और आंसर भी लिखना है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चंस आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।